बच्चों, अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही हो तो आप चैट बॉक्स पे लिख के बताइए कि आपको आवाज़ साफ आ रही है। बच्चों, अगर आपको आवाज़ मेरी साफ आ रही हो तो आप चैट बॉक्स पर लिख कर ये बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। ओके, फाइन फाइन फाइन। ओके, क्लियर हो गया ये कि आवाज़ आ रही है। सो मैं अब आज का शुरू करता हूँ। कुछ इंस्ट्रक्शन मैं शुरू में ही दे देना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि आप जो है कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। चैट बॉक्स कंटिन्यूसली ऑन है और मैं चैट बॉक्स को देख रहा हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि अपना माइक और वीडियो बंद रखिएगा। और ये जो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके एंट्री लेते हैं उससे बड़ी दिक्कत होती है, तो इसीलिए आपको हम ओपन कर देते हैं कि आप पहले ही सब लोग एंट्री ले लें। ओके, तो मैं अब यहाँ से शुरुआत करता हूँ। मुझे लगता है कि आप सब फर्स्ट ईयर में थे और सब मुझे बेहतर तरीके से जानते हैं, इसलिए किसी को कोई मुझे परिचय देने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। बेसिस सेकेंड ईयर में आप सभी प्रमोट होकर आए हैं और इस वजह से आप लोग काफ़ी संख्या में आए हैं, और ये भी आप जानते हैं कि आपके फिजिक्स के पेपर हो नहीं पाए थे। तो ऑब्वियसली आपको आपको जो भी मार्क्स मिलेगा फर्स्ट ईयर में, जो फिजिक्स के नंबर मिलेंगे, वो सारे के सारे आपकी इस बात पे डिपेंड करेंगे कि आपने सेकेंड ईयर में कैसा परफॉर्म किया। इसलिए सेकेंड ईयर में अगर बहुत ही ब्रीफ में अगर मैं आपको समझाऊं तो सेकेंड ईयर में किसी भी पेपर में अगर आप 10 नंबर ज़्यादा स्कोर करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप 20 नंबर ज़्यादा स्कोर करते हैं, क्योंकि आपके उसी मार्क्स के आधार पर आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स भी तय होंगे। सो इस बार आपके लिए, खैर हमेशा ही मेहनत करना हमेशा ही आवश्यक है, लेकिन इस बार आपके लिए मेहनत करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो आपको ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगे। बेटा, इसमें आप में से कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं कि सर मेरे में वॉइस नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने एंड पर चेक करिए, है ना, क्योंकि इधर से वॉइस जा रही है, मैंने बच्चों से कंफर्म करा लिया है। इन केस अगर कभी भी वॉइस की या स्क्रीन शेयर की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए। अगर कई लोग लिखते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि प्रॉब्लम मेरे एंड से है और फिर मैं उससे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप अपना ऑडियो और वीडियो बंद रखिए, ठीक है। लास्ट 5 मिनट मैं आपको दूंगा ताकि आप डिस्कशन कर सकें। क्लास स्टार्ट हुए 6 मिनट हो गए हैं और आप जानते हैं कि जूम का एक सेशन 40 मिनट का होता है, हमारी क्लास भी 45 मिनट जैसी होती है। अटेंडेंस शीट ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, तो आप उस अटेंडेंस शीट पर अपना अटेंडेंस दे दीजिए। एक चीज़ और नियम बनाइएगा हमेशा, आगे आज तो नहीं लेकिन आगे आप भी नियम बनाइएगा, जब भी आप एंट्री करिएगा अपना नाम और अपना एडमिशन नंबर जरूर लिखिएगा। ओके, सो अब हम अपने टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि हम आपको इस ईयर में क्या पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन शेयर हो रही है, आप देख ही रहे होंगे और देख पा रहे होंगे कि आपका जो पेपर मैं इस साल लेने वाला हूँ वो पेपर फर्स्ट है। और पेपर फर्स्ट में का जो टाइटल है वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र। ऑल्दो नाम को तो कोई बहुत ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए आप मोटा मोटी ये समझिए कि ये ऑप्टिक्स आप इसमें पढ़ने जा रहे हैं। इन शॉर्ट हम लोग ऑप्टिक्स कहते भी हैं। तो इस पेपर में आपको क्या पढ़ाया जाने वाला है आज मैं उसको डिस्कस करूंगा। हमारी प्लानिंग क्या होगी, क्योंकि आप इतना तो जान ही रहे हैं कि जस्ट नेट रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। ओके, किसी वक्त में भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, तो इस पेपर में हम क्या पढ़ने वाले आज वो मैं डिस्कस करूंगा। कैसे पढ़ने वाले वो डिस्कस करेंगे।
और डिस्कस करेंगे कि ये जो इतना कम सा समय बचा है, तो इस कम से समय में किस तरह से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने लिखा है वॉइस नहीं आ रही, ओके, इट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम। जस्ट अ मोमेंट, मैं अपने साइड का भी वीडियो बंद कर रहा हूँ। इंटरनेट प्रॉब्लम तुम्हारा आई होप अब मेरी वॉइस आपको आ रही हो। एक बार कंफर्म कीजिए कि आपको मेरी वॉइस आ रही है। और भैया कैमरा ना ऑन कीजिए, मैंने कई बार कहा, मैंने इवन अपना तक कैमरा बंद कर दिया है, तो अब आप कैमरा ना ऑन करिए, ठीक है? हम बाद में जब डिस्कशन करेंगे तब करेंगे इस बारे में, कैमरा ऑन करके इसको आपसे बात करेंगे। फिलहाल आप अपना कैमरा बंद रखिए। ओके, आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत तेज़ी चल रहा है और टाइम मिनट जैसा हो गया है। तो फिर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो हम आज बात करते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप ज़रूर जानना चाहते होंगे कि इस पेपर के अंदर क्या चीज़ें हैं जो पढ़ाई जाएंगी, और ये पेपर किस तरीके से अगले जो आपने 11th में पढ़ा हुआ है लाइट चैप्टर के अंदर, उससे कैसे रिलेटेड है। तो आपको जैसे पता है कि फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं कि इस CSGM यूनिवर्सिटी के अंदर जो जितने भी सब्जेक्ट हैं और उनके अंदर जितने भी पेपर्स हैं, उनका लगभग एक ही जैसा पैटर्न है। सभी पेपर्स में 4 यूनिट्स होते हैं, सिलेबस 4 यूनिट में डिवाइड रहता है, और हर एक यूनिट जो है उस यूनिट से सवाल पूछे जाते हैं। तो इस पेपर में भी फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र में भी 4 जो यूनिट्स हैं, उनको मैं बारी बारी इन ब्रीफ डिस्कस करने जा रहा हूँ, और बाद में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो डिटेल में भी बात करेंगे। सोनम ने लिखा है कुछ डिस्प्ले भी नहीं हो रहा है अभी तक और सर्वाइस भी नहीं आ रही है। बेटा, आप अपने एंड से चेक करिए, क्योंकि किसी और ने ऐसा नहीं लिखा है। तो ये मैं मान चल रहा हूँ कि सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है। अगर किसी को स्क्रीन शेयर ना हो रही हो तो फिर वो जरूर चैट बॉक्स में लिख दे, मैं बीच बीच में चैट बॉक्स खोल के देख ले रहा हूँ। ओके, जो फर्स्ट यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट का नाम है इंटरफेरेंस, और इसके 2 हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा है वो है बेसिक अबाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। तो अभी तक आप लोग एडमिट हो रहे हैं, तो भाई मुझे बीच में रुकना पड़ता है, आपको एडमिट करना पड़ता है। एक बार में एडमिट करिए, ये मैं पहली बार तो आप लोगों को आज अलाउ कर रहा हूँ। आगे ये सुविधा आपको प्राप्त नहीं होगी, मैं रूम ही लॉक कर दूंगा, तो फिर आप एडमिट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो विदिन 10 मिनट आप रूम में आ जाइए, अदरवाइज फिर आपको फिर इसके अंदर परमिशन नहीं मिलेगी। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक। फर्स्ट यूनिट जो है वो है इंटरफेरेंस का, और ये इंटरफेरेंस का जो यूनिट है बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पहला हिस्सा है, जिसमें इंटरफेरेंस के बारे में, उसकी कंडीशंस के बारे में, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, उसके बारे में डिस्कशन होता है। नेक्स्ट हिस्सा जो है एक्चुअली जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करने के जो मेथड्स हैं, उसका एक मेथड आपने 11th में पढ़ा हुआ है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ा है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उस मेथड को बोलते हैं डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट। सो केवल एक वही तरीका नहीं है, या एक ही वही एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसके द्वारा इंटरफेरेंस अचीव किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं, वो इस हिस्से में आप डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट में। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा इंटरफेरेंस का थोड़ा सा एडवांस है, जिसको कहते हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। और जो आपके यहाँ सेकेंड ईयर में एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा, वो इंटरफेरेंस का एक एक्सपेरिमेंट आपको करना है, और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पर होगा, आधारित होगा, तो मैं ही आपको कराऊंगा। कुछ बच्चों ने लिखा वॉइस नहीं आ रही है, हिमांशु यादव लिख रहे हैं, इज इट सो?
मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मैं भी सेकंड सिस्टम पे जुड़ा हुआ हूँ, मुझे लग रहा है कि वॉइस आ रही है। आप अपने एंड पे एक बार चेक कर लिया कीजिए, फिर आप पूछा कीजिए, ठीक है? पुष्कर जी, आप भी अपने एंड पे पहले चेक करिए, फिर आप ये अपना सवाल डालिए कि वॉइस नहीं आ रही है। ये अजीबोगरीब नाम से आप लोग एडमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कानपुर और ये क्या क्या, ये थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि इसका इलाज मेरे पास है, वो इलाज मैं आज कर नहीं रहा हूँ, इसलिए ऐसा कोई काम ना करिए कि फिर मैं सख्ती करूँ। आप मुझसे पहले भी गर्मियों की छुट्टी में पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं, तो इस वजह से थोड़ा ध्यान रखिए। ओके, सो ये फर्स्ट यूनिट की बात थी, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इस पर आधारित एक एक्सपेरिमेंट भी है, इसलिए आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड यूनिट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सेकेंड यूनिट का नाम है डिफ्रैक्शन। तो आप जैसा समझ रहे होंगे कि फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट, ये दोनों जो यूनिट्स हैं, ये आपके 11th में जो आपने पढ़ा हुआ है उसी का विस्तार है, उसी को आगे चलकर यहाँ पर पढ़ा जा रहा है। तो डिफ्रैक्शन भी यहाँ पर 3 हिस्सों में आपको पढ़ाया जाएगा। डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करने के मेथड के आधार पे फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन और फ्रेशनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन को कहते हैं, ये पढ़ा जाएगा। और एक तीसरा यूनिट हिस्सा है, वो भी आपका 11th में इसकी शुरुआत हो जाती है, इसको कहते हैं रिजॉल्विंग पावर, वो हिस्सा पढ़ा जाएगा। ये यूनिट जो है डिफ्रैक्शन का यूनिट काफ़ी लेंदी है, और इस कारण इसमें समय भी ज़्यादा लगता है। तो इस यूनिट को हम कब इंटरफेरेंस के ठीक बाद इसको हैंडल करेंगे या नहीं करेंगे, ये हम थोड़ी देर बाद आपसे डिस्कस करते हैं। नाउ द थर्ड यूनिट विच वी विल डिस्कस इज नोन एज पोलराइजेशन। इसके बारे में भी 11th में है, लेकिन बहुत शॉर्ट है, तो ये लगभग आपके लिए नया है। पहला हिस्सा जो डिस्कस होगा वो होगा पोलराइजेशन, पोलराइज लाइट के बारे में, पोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट एंड सो ऑन, कैसे प्रोड्यूस करते हैं। फिर दो पोलराइज लाइट को इंटरफियर कराकर कोई एक तीसरी तरह की पोलराइज लाइट कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है, वो डिस्कस होगा। और उसके बाद एक बड़ा ही फिनोमेना, इंटरेस्टिंग पोलराइजेशन का फिनोमेना जिसमें बोलते हैं रोटेटरी पोलराइजेशन, और इसको डिस्कस करेंगे। आपके लैब में रोटेटरी पोलराइजेशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है, और डिफ्रैक्शन से रिलेटेड भी मैं पीछे वाले यूनिट में बोलना भूल गया था, डिफ्रैक्शन से रिलेटेड भी एक एक्सपेरिमेंट है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, वो किया जाएगा। तो लगभग जितने भी यूनिट्स हैं आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, हर यूनिट से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट है जो आपको करना है। तो ये पेपर कुल मिलाकर न केवल थ्योरी के लिए बल्कि आपके प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द फोर्थ वन, दैट इज द लेजर्स। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि इस पेपर का नाम ही है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर्स। तो लेजर्स फोर्थ यूनिट बनाता है। ऑल्दो देखने में अगर उसका सिलेबस देखेंगे, मैंने फ्लोट भी किया था, तो बड़ा छोटा सा लगता है कि सिलेबस बड़ा छोटा सा है, बड़ा कम सा होगा इसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा ये एडवांस है, इसलिए इसको भी मैं थोड़ा पहले पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ऑल्दो इट्स लास्ट यूनिट। और इसमें भी 3 हिस्सों में डिस्कशन करेंगे। पहला हिस्सा है लेजर एमिशन थ्योरी। जस्ट अ मोमेंट। जस्ट अ मोमेंट। ओके, लेजर एमिशन थ्योरी, एक्चुअली लेजर के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, लेजर बहुत बाद में ढूंढा गया। लेजर का जो कॉन्सेप्ट था वो 1917 में आइंस्टीन ने शुरुआत में एक थ्योरी प्रपोज की थी रिलेटेड टू एमिशन, कि एक नहीं दो तरह के एमिशन हो सकते हैं। वो हिस्सा शुरू में पढ़ा जाता है, थ्योरेटिकल पार्ट है। उसके बाद जो लेजर लाइट बन मतलब जो प्रोड्यूस की गई थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली उनकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, वो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। और सबसे लास्ट में कुछ लेजर, सभी तो नहीं, कुछ लेजर्स के बारे में डिस्कशन होगा, यानी टाइप्स ऑफ लेजर के बारे में डिस्कशन होगा। मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल आप लोग इस वक्त 107 स्टूडेंट अब तक जुड़ पाए हैं। कुछ बच्चे देखिए शिकायत कर रहे हैं कि सबने अपने वॉइस को म्यूट नहीं किया, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो भाई जरा ध्यान रखिए, आप लोग अपना वॉइस को म्यूट रखिए। ओके, मुझे अब पढ़ाने दीजिए, वरना डिस्टर्बेंस होता रहेगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ऑलरेडी 17 मिनट जैसा हो गया। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, कि क्या प्लानिंग करनी चाहिए कि इतने कम समय में
आपको पढ़ाई पूरी हो सके। एक स्लाइड याद है, आगे चला गया। ओके, तो कैसे तैयारी की जानी चाहिए, क्योंकि इतना तो देखिए आप समझे रहे होंगे। मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं। पार्ट 1 में जब एडमिशन थोड़ा लेट तक होता है तो अगस्त में क्लासेस स्टार्ट आपकी हुई थी। लेकिन अगर आप में से किसी ने गौर किया होगा तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की क्लासेस 2 जुलाई यानी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो गई थी। और हम यहाँ आपकी क्लासेस स्टार्ट कर पा रहे हैं फर्स्ट वीक या फर्स्ट वीक तो खत्म ही जैसा हो गया, सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट कर पा रहे हैं। तो इतना तो आप समझ रहे होंगे कि 3 बहुत महत्वपूर्ण मंथ निकल चुके हैं। और यकीन मानिए कि ऑप्टिक्स का सिलेबस इतना लेंदी है कि नॉर्मल टाइम में जब हम जुलाई में स्टार्ट करते थे तो भी ख़त्म करते करते फरवरी आ जाता था। बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के बावजूद भी ये सिलेबस जल्दी ख़त्म नहीं होता। इट्स वेरी लेंदी पेपर और आपको काफ़ी टाइम इसमें डिवोट करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने पहले ही बता दिया आपको इस बारे में। तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। कुछ स्टडी मैं अपने लेवल पे बनाऊंगा, कुछ स्टडी आपको अपने लेवल पे बनानी चाहिए। सो पहली स्ट्रेटजी कि किन किताबों से पढ़ें। मैंने कुछ किताबों की यहाँ एक लिस्ट डाली है। ये ना समझिएगा कि यही अंतिम किताब है और इसके अलावा कोई किताब नहीं होती। आपके पास ऑप्टिक्स से रिलेटेड कोई भी बुक हो, स्टैंडर्ड बुक हो जिसे आप पढ़ना चाहें, सभी किताबें अच्छी होती हैं। लिखने वाला अपनी पूरी क्षमता से किताबों को लिखता है, तो आप उसको उसे पढ़ सकते हैं। ओके, पहली जो किताब ऊपर लिखी हुई है वो है डी.एन. त्रिपाठी एंड आर.बी. सिंह, और ये केदारनाथ एंड रामनाथ पब्लिकेशन की बुक है। सिंपल बुक है, सस्ती बुक है, इसलिए मैं इसको सजेस्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज द जे.सी. उपाध्याय। ये जो जे.सी. उपाध्याय है ये हिंदी में भी अवेलेबल है, इसलिए मैंने इसको लिखा। राम प्रसाद पब्लिकेशन। अब में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी चाहते होंगे कि हम हिंदी में ही पढ़ें, तो ये उनके लिए। ओके, थर्ड बुक, ये जो फर्स्ट और सेकंड बुक्स हैं ये टेक्स्ट बुक काइंड ऑफ थिंग है। मतलब टेक्स्ट बुक का मतलब क्या होता है कि ये सिलेबस बेस्ड है। देखो सिलेबस जितना आपके कानपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उतना ही इस केस में दिया हुआ है। तो ये किताबें वो लोग उनके लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ जो कि मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं, उनके लिए किताब ये ठीक है। ऐसा नहीं है मार्क्स लाने के लिए सभी पढ़ते हैं, नहीं, कुछ बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो आगे चल के कोई कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए भी पढ़ते हैं, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, उनके लिए मैं इसकी बात शुरुआत करता हूँ। नाउ द नेक्स्ट इज द ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम। ये एक बड़ी स्टैंडर्ड बुक है, ऑल्दो ये थोड़ी कास्टली है, और यशचांद पब्लिकेशन की बुक है। काफ़ी पुरानी किताब है, काफ़ी मैटर है, अच्छे इसके अंदर इलस्ट्रेशंस हैं, पिक्चर्स हैं। तो अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट हो, आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करना चाहते हो और आप एक क्या कहते हैं ल्यूसिड लैंग्वेज में चाहते हैं, यानी कि ऐसी इंग्लिश की बुक चाहते हो जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, तो ब्रिजलाल सुब्रमण्यम इज अ गुड बुक। बट ये सिलेबस के अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपटीशन के सिलेबस के हिसाब से, अदर यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से मैटर है इसके अंदर। तो ये कंप्लीट बुक है। नाउ द थर्ड इज द फोर्थ, अजय घटक। ये काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है। टाटा मैकग्रा हिल पब्लिकेशन को पब्लिश करता है। IITian रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं अजय घटक। ऑप्टिक्स और लीनियर ऑप्टिक्स के मतलब देश के बहुत माने जाने ये साइंटिस्ट हैं, और इनकी कई सारी किताबें हैं और बहुत ही रिनाउंड बुक्स हैं इनकी सभी, जिसमें से एक ये भी है। अजय घटक जिनकी इंग्लिश ठीक हो, हायर एंड कंपटीशन में प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी बुक है। एंड द लास्ट बुक इज द F.A. जेंकिंस एंड H.E. वाइट, जेंकिंस एंड वाइट, ये पॉपुलर का नाम है। मैकग्रा हिल पब्लिकेशन इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, पर अब इंडिया में भी छपती है। मैं इस किताब को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, और मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी लास्ट 2 किताबें खरीदिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि लाइब्रेरी से लेकर इसको पढ़िए, और ये दोनों किताबें आपकी ई-लाइब्रेरी में भी मौजूद हैं, तो आप इसको ई-लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं। इसके लिए आप लाइब्रेरी में संपर्क करिए, वो आपको इसके बारे में आपको लिंक दे देंगे, जिसकी मदद से आप ई-लाइब्रेरी में के थ्रू घर से भी किताबें पढ़ सकते हैं। जब भी आप लाइब्रेरी कार्ड बनवाने जाइए तो इस बात का ध्यान रखिए। ओके, नाउ अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं किताबों के बाद।
किताबों के लिए जिन्होंने नोट कर लिया वो अच्छी बात है, जो नहीं नोट कर पाया हूँ वो चिंता न करें। अब मैं आपको ये पूरा प्रेजेंटेशन अपलोड करूँगा आपके गूगल क्लासरूम में भी और यूट्यूब पे भी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो नेक्स्ट, कि किताबों के अलावा क्या रिसोर्सेज हैं जिनका आप इस्तेमाल अपनी पढ़ाई के दौरान कर सकते हैं। क्योंकि आप सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं, आपने ज़रूर से गेस कर लिया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। उनमें से एक है जो कि अभी हाल में आपने गर्मी की छुट्टियों में भी इस्तेमाल किया, दैट इज़ गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम से जुड़े रहने का फ़ायदा ये है कि जब क्लासेस नहीं भी हो रही होंगी तभी आप इसमें सवाल जवाब कर सकते हैं, जैसा कि आपने इस बार के समर वेकेशन में किया था। और इससे हम एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो गूगल क्लासरूम में बने रहिए और वहाँ पे आप अपने क्वेरीज कर सकते हैं। जो असाइनमेंट दिया जाए उन असाइनमेंट को करिए। ये जान के रहिए कि हर वीक में आपको कुछ ना कुछ असाइनमेंट करने को मिलेगा, तो उसकी तैयारी रखिए। ओके फाइन। दूसरा रिसोर्स क्या हो सकता है? दूसरा, इस रिसोर्स से आप भली बात परिचित हैं कि जो मेरा एक वेबसाइट है वहाँ पर यहाँ पार्ट 1 लिख गया है, चलिए पार्ट 2 का पेज खोल लीजिएगा। पार्ट 2 का जो ब्लैक बोर्ड है स्टूडेंट्स कॉर्नर में, वहाँ जाइएगा। वहाँ आपको जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन आप हमेशा जानते हैं कि उन नोट्स में फिगर नहीं होगी तो काम पूरा बनेगा नहीं। तो काम पूरा बनने के लिए ज़रूरी है कि आप क्लासेस अटेंड करें। ओके, अब आखिरी सवाल जो मैं टेकअप करने जा रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया, 25 मिनट जैसा पूरा हो गया, कि एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब आप थे तो आपको बताया गया होगा कि जो मैं पेपर में पढ़ाता था, सेकंड पेपर वो ऑब्जेक्टिव था, तो आपकी जो आदत है वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बन गई है। लेकिन ये जो पेपर है ये सब्जेक्टिव पेपर है, लेकिन क्या ये सब्जेक्टिव रहने वाला है? ये क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में भी है और आपके दिमाग में भी आएगा, कि क्या इस साल भी ऑप्टिक्स का पेपर, यानी फिर जो पेपर फर्स्ट है सेकेंड ईयर का, क्या वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहने वाला है? तो आपको मैं बताऊं कि अगर ये नॉर्मल ईयर होता, अगर ये कोरोना वाला क्राइसिस ना होता, तो शायद ये अभी भी सब्जेक्टिव बना रहता। लेकिन कोरोना काल में, सॉरी एक मिनट, मैं एक स्लाइड आगे बढ़ गया हूँ। वो ये रहा कि आप लोग अभी भी एडमिट कर रहे हैं, मुझे एडमिट करने के चक्कर में मुझे रुकना पड़ता है। ओके फाइन, कम टू द पॉइंट, डिस्कस करते हैं इसको। ओके, तो सब्जेक्टिव बना रहता, लेकिन जैसा कि बातचीत यूनिवर्सिटी में चल रही है, जो हमें खबर आती है, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, फाइनल जब निर्णय होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये भी हो सकता है कि कोरोना काल में कॉपी चेक करने की दिक्कतों को देखते हुए पेपर को ऑब्जेक्टिव कर दिया जाए। तो आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो दोनों तरफ से होनी चाहिए, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी। मैं अपने पढ़ाने का जो मेथड है वो सब्जेक्टिव रखूंगा, लेकिन जो आपका कंटिन्यूस असेसमेंट करूंगा, यानी लगातार आपके टेस्ट होते रहेंगे और पार्टिसिपेट करना आपके लिए कंपलसरी रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव मोड में ही होगा। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि आप कंटिन्यूस असेसमेंट में बने रहिए, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि ये हो सकता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि दुनिया के देशों में कोरोना का फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव भी आया। हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि कोरोना धीरे धीरे कम होता जाए, लेकिन मान लीजिए कि सेकंड वेव आ जाए और उस वक्त आ जाए जिस समय कि आपकी एग्जामिनेशन का काम हो, और मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी ऐसा डिसाइड करे, क्योंकि ये सब कुछ बोर्ड पे डिस्कशन में बात चल रही है कि अगर ये डिसाइड हो कि अभी एग्जाम तो नहीं कराया जा सकता किसी भी तरह से, जो आपने इंटरनल मार्किंग की उसके आधार पर हम रिजल्ट दे सकते हैं। तो हमारे पास जो कंटिन्यूस असेसमेंट आपका रहेगा, हम उस आधार पर आपको नंबर दिलाने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए आप सबको ये एडवाइस है, मानना ना मानना आपके ऊपर है, कि आप जो है जो भी कंटिन्यूस असेसमेंट ऑब्जेक्टिव टेस्ट कराए जाए आपके, उनमें पार्टिसिपेट जरूर करें। ओके, चूँकि आपने सब्जेक्टिव पेपर दिए रखा हुआ है, तो आपको ये आइडिया है कि देर आर 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में जितने क्वेश्चन आते हैं दे आर कंपलसरी। सेक्शन बी में यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड से 2-2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कोई 2 करने होते हैं, और यही हाल सेक्शन सी में है, वहाँ यूनिट 3 और 4 से आते हैं। ऑब्जेक्टिव में आप जानते हैं कि आपने एग्जाम दिया होगा तो 100 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन में से एवरेज बनाए जाते हैं, 30 एवरेज होते हैं, और 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं।
क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ऐसा है कि यहाँ पे डिफिकल्ट का मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन से भी होता है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं। सो स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए पढ़ाई की? अगर मान लीजिए सब्जेक्टिव होगा तो मैं हो सकता है कि कोशिश करूँ कि पहले आपको यूनिट 1 पढ़ाऊँ और फिर आपको शायद यूनिट 3 पढ़ाऊँ, यूनिट 2 में थोड़ी देर के लिए रोक लूँ, ताकि आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों से दो क्वेश्चन का काम बन जाए। सो कुछ स्ट्रेटजी इसी तरीके की आगे पीछे करके बनाई जा सकती हैं और बनाई जाएंगी आगे चलकर। सो आई होप कि आप उसको समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। एक अगला सवाल और है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वो है कि क्या पढ़ाई ऑनलाइन ही चलती रहेगी, ऑफलाइन नहीं चलेगी? जैसा कि आप अखबारों में पढ़ भी रहे होंगे और हम भी पढ़ ही रहे हैं कि शायद 15 अक्टूबर से कॉलेज खुल जाए, हमारे यहाँ भी चर्चा है और पढ़ाई शुरू हो जाए। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा कैच है, अखबारों में जरूर आ रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा कैच है। उन्होंने ये कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। अब जैसे मेरे आपकी क्लास में शेड्यूल जो है 2 दिन रहता है, वेडनेसडे एंड थर्सडे 12 to 12:45। तो ऑब्वियसली मैं अगर आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मान लीजिए कि 10 बच्चे मुझसे ऑफलाइन भी पढ़ना उसी वक्त में चाहेंगे, तो कैसे संभव होगा कि मैं एक साथ दोनों को पढ़ा सकूं? आर्यन बेटा, अभी आप हैंड रेज ना करिए, मैं आपको अभी मौका देता हूं, तो आप हैंड रेज कीजिएगा। मैंने इसके लिए इंस्ट्रक्शन आपको लिखा भी था। पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे, हमारा टाइम बचा हुआ। तो ऑब्वियसली ये एक साथ दोनों संभव नहीं होंगे। ये हो सकता है कि हम कोई एक डेट या टाइम शेड्यूल करें, इन समय के अतिरिक्त, जिन समय में आपको हम क्लास कराते हैं, लैब कराते हैं, उनके अतिरिक्त कोई समय निर्धारित करें, वंस इन ए वीक आपको बुलाएं और आपसे कहें कि आप अपने कोई क्वेरीज हो तो आप उसमें आप पूछ लें। तो ऑनलाइन क्लासेस तो अभी देखिए चलने वाली है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा अनुमान लगता है कि शायद इस सेशन में ऑनलाइन क्लासेस ही चलने वाली है। और यही सोच के देखिए हम लोगों ने लैब के लिए डिले नहीं किया। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं, अन्य सब्जेक्ट्स में लैब स्टार्ट नहीं हुई, पर हमने लैब इसी से स्टार्ट कर दिया कि अगर हम वेट करेंगे ऑफलाइन का, तो हो सकता है कि हम एक्सपेरिमेंट पूरा ही नहीं करा पाए। जिन्होंने पार्ट 1 में एक्सपेरिमेंट किया उनको ये अनुभव होगा कि फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट पूरा करना स्टूडेंट की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, लैब की कैपेबिलिटी पे नहीं। आप ही में से कुछ होते हैं जो बहुत जल्दी सारे एक्सपेरिमेंट पूरे कर लेते हैं, और कुछ उतना ही समय लेकर वो 4 और 5 एक्सपेरिमेंट पूरे नहीं कर पाते हैं। सो कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। इसलिए वर्चुअल लैब स्टार्ट की गई है। मैं भी आपकी वर्चुअल लैब लूंगा, मंडे ट्यूसडे आपकी लैब है। नेक्स्ट मंडे में आपको मिलूंगा लैब आवर के दौरान। उसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो उसको मैं क्लास में शेयर कर दूंगा। तो आप ये मान के चलिए फिलहाल कि ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी और आपको इस मेथड को अडॉप्ट करना होगा। फेस टू फेस क्वेरीज के लिए हम कुछ स्कोप बनाने की कोशिश करेंगे। देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस लेट डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको भी फॉलो करना है, उन सबको बात साथ किया जाएगा। को अभी तो एग्जाम भी बहुत मुश्किल से कराया गया। ओके, सो मैं अपना जो है प्रेजेंटेशन तो देखिए यहीं पर एंड कर रहा हूँ, जस्ट अ मोमेंट। और मैं अब जस्ट अ मोमेंट, रश्मि यादव जी अब आप एडमिट कर रही हैं? एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा अपना वीडियो ऑन कर लेता हूँ। ओके फाइन, कुछ लोग मैं दिख रहा हूँ। मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपना ना वीडियो ऑन कीजिएगा, ठीक है? अब मैं आपसे ये चाहता हूँ कि अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप चैट बॉक्स पे लिखिए पहले, है ना? पहले चैट बॉक्स के जो सवाल है वो उसका मैं आंसर कर दूँ, उसके बाद भी अगर समय बचता है तो हम फिर आगे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास करीब 8 to 9 मिनट बचे हैं। ओके, मैं एक बार देखूँ क्या लिखा है। शाश्वत शर्मा ने, हु आर नॉट गेटिंग ऑडियो देयर इज अ माइक बटन ऑन लेफ्ट। ओके ओके ओके, सजेस्ट किया, गुड। अब आप अपने सवाल जो है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या लिखा? विल यू एबल टू टेल योर स्ट्रेटजी सर दैट हाउ विल यू परफॉर्म ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स? बेटा मंडे को हम प्रैक्टिकल कराने ही जा रहे हैं, सो आप जान जाएंगे, कोई ज़्यादा समय नहीं है, तो आप जान जाएंगे। ऑब्वियसली हमने कुछ तो स्ट्रेटजी बनाई है, तो किसी भी और डिपार्टमेंट की तुलना में हम स्ट्रेटजी बनाने में हमेशा ही आगे रहते हैं, तो उसके लिए आप चिंता न करिए। आप उसमें आप देखिए कि आप कैसे कर सकते हैं। एग्ज़ाम लेट होंगे इस बार या उसी समय से होंगे? ओके,
ये एक सवाल शिवांश ने पूछा है। बेटा, वैसे मेरे रजिस्ट्रार से एक बार बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था हमसे कि नहीं नहीं, इस बार एग्जामिनेशन हम लेट से कराएंगे। लेकिन कितना लेट से कराएंगे ये कोई देखिए अभी नहीं कह रहा। आमतौर पे एग्जामिनेशन फरवरी में प्रैक्टिकल और मार्च में थ्योरी स्टार्ट हो जाती है और अप्रैल तक जाती है। लेकिन देखिए, इनके पास ये भी दबाव रहता है कि आप जून तक रिजल्ट निकाल दीजिए। अगर ये ऑब्जेक्टिव मोड में जाते हैं तब तो ये जून तक रिजल्ट निकाल सकते हैं, अदरवाइज डिले होगा। ठीक है। और आपको ये भी पता है कि इनको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की मार्कशीट प्रोड्यूस करनी होगी, यानी काम भी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीना, यानी कि आप ये मान के चलिए कि 30 से लेकर 50 दिन तक का डिले हो सकता है। यानी कि मार्च में एग्जामिनेशन ना हो, अप्रैल एंड में हो, या मई, तो मुझे मुश्किल लगता है अप्रैल एंड से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि हमें लॉस तो 3 मंथ का हुआ है, पर उसका कॉम्पनसेशन सर 1 या 1.5 मंथ हो पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। एनीबडी एल्स? अगर कोई आप में से, मैंने कुछ जो है अनम्यूट कर दिया है, अगर आप में से कोई माइक ऑन करके भी सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकता है। मैंने अनम्यूट कर दिया आप लोग को। कोई माइक ऑन करके सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकता है। कितने लिखा, सर यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग कर दीजिए, जूम में क्लास लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ, यस, आप बात में, बट आप ये मान के चलिए कि जो भी आप सुझाव देते हैं उनको हम पहले एक्सप्लोर कर चुके हैं। यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ज़रूरी है कि 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों। ठीक है। तो मैं कोई पहले से ब्लॉगर या यूट्यूबर नहीं रहा हूँ, सो मेरे पास इतने सब्सक्राइबर नहीं है पहले से। हाँ, अब मैं जरूर अपने वीडियोस को यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। अगर आप लोग वहाँ पे जाकर उसको वीडियो को देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी। और हमारे पास 500 के करीब आप लोग बच्चे हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि बाहर भी अगर कॉलेज के बच्चे अगर उनको देखते हैं, इसलिए मैं यूट्यूब पे डालता हूँ। और 1000 हो जाएंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि हम यूट्यूब पे भी लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएंगे। आई होप कुछ कर आपको जवाब मिल गया होगा। विल यू एबल टू टेल यू, अच्छा ओके, गूगल मीट। बेटा मैं शेयर करूंगा, किसी ने पूछा है यूट्यूब आईडी, मैं शेयर करूंगा बेटा, आपको गूगल क्लासरूम पे शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आप ही के लिए करूंगा शेयर ना, बाहर वालों के लिए तो बात की बात है। गूगल मीट में बेटा रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं है, इस वजह से नहीं किया जा रहा है ना। वॉइस और क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी जूम पे ज़्यादा बेटर है। आप जो देख रहे होंगे वो बता भी सकते हैं। द सिलेबस प्रोवाइड बाय यू इज फाइनल और सम शॉर्टिंग विल बी डन लेटर। दैट इज फाइनल बेटा, हमने प्रपोज किया था यूनिवर्सिटी में कि सर सिलेबस को इस बार कम किया जाए, लेकिन वो कम नहीं किया गया है। उनका हम 1 महीने टाइम बढ़ा देंगे, तो सिलेबस बेटा यही है, अभी मान के चलिए। मैंने माइक ऑन कर दिया, कोई माइक ऑन करके सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकता है। मैंने इसको बेटा अंकित आपके सवाल का जवाब पहले ही दे दिया है। अजय घोटक इज वेरी नाइस बुक फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स। बट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो तो जेंकिंस एंड वाइट से ज़्यादा कोई अच्छी किताब ऑप्टिक्स में है नहीं। उससे अच्छी एक किताब और है, बॉर्न एंड वुल्फ, लेकिन वो काफ़ी महंगी है, मैं उसको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। और किसी को सवाल पूछना है भाई? हाँ, क्योंकि लास्ट 2 और 3 मिनट्स हैं। देखो आप लोग की संख्या कुल कितनी हुई, 66 एंड 40, दैट इज 106। हाँ, 100 से आप थोड़े सी ज़्यादा हैं। आई होप, मेरे ख्याल से अब आप लोग के पास कोई सवाल नहीं बचा हुआ है। सो मैं अब क्लासेस आपकी एंड कर रहा हूँ। आप अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दीजिएगा। कैन वी क्लियर आवर डाउट रिलेटेड टू एनी टॉपिक? अरे इसमें तो कोई समस्या नहीं, गूगल क्लासरूम इसीलिए दिया गया हुआ है। किसी भी टॉपिक पे जो पढ़ाया जा चुका, अब जो पढ़ाया नहीं गया उसकी अभी बात नहीं करिए। जो पढ़ाया जा चुका हो उस पे टॉपिक पर आप डिस्कशन गूगल क्लासरूम में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, और वहां से आपको सवाल का जवाब यथासंभव मिल ही जाएगा। देवेश, क्लियर हो गई आपको बात? गुरप्रीत बेटा, अब आप एंट्री करोगे?
आई थिंक मेरे ख्याल से अब कोई सवाल ज़्यादा बचे नहीं हैं, तो मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ विथ फ्यू इंस्ट्रक्शंस। अगली बार जो भी आप क्लास में एंट्री करिएगा, अपना नेम और एडमिशन नंबर जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि आपके चैट का एक रिकॉर्ड बनता है। तो आप वो डेट और एडमिशन नंबर जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अपना अटेंडेंस देना भूल जाते हैं, तो मेरे पास ये रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ आप इतने लोग क्लास के अंदर थे। तो कई बार ये डाउट क्रिएट हो रहा है कि नहीं क्लास में नहीं थे और वहाँ पे आपने दे दिया है। तो आप चैट इसलिए ये मतलब जैसे कहते हैं कि 2 लेयर अटेंडेंस सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि आप चैट में अपना नेम और यूआईडी एंट्री के टाइम पे जरूर से लिख दें, जो लोग हो, तो ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड हो जाए। सभी के लिए इंस्ट्रक्शन है। और दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि ये जो आईडी हमने क्रिएट की है और आपको डाली है, ये हमेशा यही रहेगी। आपको बार बार मेरी आईडी ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमेशा ये थ्योरी क्लास के लिए, जो कि वेडनेसडे और थर्सडे को होगा ऑन ऑल वर्किंग डेज, उस दिन जब भी मेरी क्लास में कहूँ तो आप समझ लीजिए आप इसी आईडी को ऑन करिए और इसी आईडी पर मैं आपको मिलूँ। ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से किया जाएगा। वेटेड साइलेंट। आज आप लोगों ने शांति तो बनाए रखी, लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पांडे सर के इंस्ट्रक्शन को नहीं माना, जैसे ऋतु हैं, देवेश हैं, मुस्कान हैं, शिवांश हैं, पुष्कर है। नेम और यूआईडी, ये दो, यूआईडी पहले एंड देन नेम, ये आप डालकर, यूजर आईडी डालकर ही आप एंट्री करिए। प्रशांत, रिया, एवरीवन। मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चों ने तो फॉलो किया, कुछ बच्चों ने फॉलो नहीं किया। आज तो मैंने सभी को अलाउ कर दिया, लेकिन फिर मैं मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपका जो ईमेल आईडी है वो मैं आपको इनविटेशन, आपको जो इनवाइट कर रहा हूँ, करने का जो तरीका मैं चेंज करने वाला हूँ, वो मैं ईमेल आईडी लिंक कर दूंगा। तो जिनकी ईमेल आईडी मेरे पास है, फिर वही इसके अंदर एडमिशन पाएंगे। जो आप इधर उधर से एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फिर नहीं होगा। ठीक है। कि क्लास में शांति बनाए रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। चलिए, टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर, फ्यू सेकंड्स लेफ्ट। Thanks for coming to the class, but number of students are very less. 176 में केवल 107, 70 लोग कहाँ गए ये पता करना है पड़ेगा। और जो लोग नहीं जुड़े हैं उन्हें भी बताइए कि क्लास में आके जुड़ जाए। ओके।